हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में पार्ट 2 एनर्जी के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 में मैंने वर्क के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, एनर्जी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होता है, उससे हम लोग एनर्जी कहते हैं। यदि कोई वस्तु के पास एनर्जी ना हो तो वे कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। देखिए, ऊर्जा कार्य की कुल मात्रा होती है। ऊर्जा कार्य की कुल मात्रा होती है, यानी किसी वस्तु पर एनर्जी ना हो तो वे कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए ऊर्जा जो है कार्य की कुल मात्रा होता है। ठीक है, ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलेंगे। दोस्तों, ऊर्जा का विभिन्न स्वरूप होते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप होता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी और ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी होते हैं। हम लोग ऊर्जा का विभिन्न स्वरूप होते हैं। ऊर्जा ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं। इसमें यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोग समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होगा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और सेकेंड होंगे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों, देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और स्थितिज ऊर्जा किसे बोलेंगे? किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न संचित ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। या किसी वस्तु की आकृति, आकार या पृथ्वी से ऊपर होने के कारण उत्पन्न संचित ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होते हैं। देखिए, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। इससे हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी बोलेंगे। अदिश राशि का मतलब क्या होती है? कि जिसका दिशा नहीं होती है लेकिन उसका परिमाण होगा, इसलिए ऊर्जा एक अदिश राशि हो गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मापन एवं मात्रक में कि अदिश और सदिश राशि क्या होती है। अदिश वीडियो को अब नहीं देखें दोस्तों, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि ऊर्जा को अदिश राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका दिशा नहीं होती लेकिन केवल परिमाण होता है। ठीक है, ऊर्जा का विमीय सूत्र देखते हैं। ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2 होते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? ml2t-2 होंगे। ml2t-2 होता है। दोस्तों, ऊर्जा का डायमेंशनल और कार्य का डायमेंशनल और बल आघूर्ण यानी टॉर्क का डायमेंशनल विमीय सूत्र समान होता है। ठीक है, ऊर्जा का जो मात्रक होती है वे जूल होता है, और एसआई पद्धति में, एसआई यूनिट में कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक दोस्तों जूल होता है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन भी समान होते हैं और एसआई मात्रक भी समान होते हैं। बल आघूर्ण क्या होती है? ठीक है, बल आघूर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क कहते हैं। बल आघूर्ण को टॉर्क बोलेंगे। बल आघूर्ण को क्या बोलेंगे? टॉर्क। बल आघूर्ण क्या होती है या व्हाट इज टॉर्क? वह बल जो किसी पिन को घूर्णन उत्पन्न करती है, रोटेशन उत्पन्न करती है, उसे क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। देखिए, बल क्या है? एक फोर्स। आघूर्ण क्या है? घूर्णा। घूर्णा यानी रोटेशन करना। वह बल जो किसी पिंड को या किसी वस्तु को घूर्णन, रोटेशन उत्पन्न करती है, उसे बल आघूर्ण बोलेंगे। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? बल आघूर्ण को क्या बोलेंगे? टॉर्क से करते हैं इंडिकेट। टॉर्क से करते हैं इंडिकेट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा F/L होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फोर्स का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और एल का होगा मीटर यानी न्यूटन मीटर। ठीक है,
बल आघूर्ण का भी बीमीय सूत्र समान होती है, क्योंकि यदि इसका बीमीय सूत्र फाइंड करते हैं तो Ml2 T-2 ही होगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा कि ऊर्जा और कार्य हो या बल आघूर्ण हो, तीनों का बीमीय सूत्र दोस्तों समान होती है। ठीक है, देखिए इसका SI यूनिट जूल होता है, मैंने बताया, डिस्कस किया। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है SI पद्धति में, और CGS पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में यूनिट क्या होगा, अर्ग होते हैं। कार्य का भी होगा और ऊर्जा का भी होगा। अब देखते हैं ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट क्या होगा, किलोवाट घंटा। ठीक है, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलोरी होते हैं CL। ठीक है, देखिए किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी बोलेंगे। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे और कैलोरी होते हैं। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट से करते हैं इंडिकेट। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट से 1 यूनिट भी दोस्तों कह सकते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा स्क्वायर तो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर तो 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 कैलोरी स्क्वायर तो क्या होगा, 1 कैलोरी स्क्वायर तो 4.186 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा स्क्वायर तो होगा 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल भी होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूल होता है। ठीक है, और 1 कैलोरी स्क्वायर तो होगा 4.186 जूल। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग समझेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। यानी यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति करने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलेंगे दोस्तों। जैसे देखिए किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे, या गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। गतिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा होती है। देखिए गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। जब वस्तु गति कर रहा है तो वे क्रियाशील होंगे, तो इसलिए गतिज ऊर्जा को क्रियाशील ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं होती है। संचित का मतलब होता है स्टोरेज एनर्जी। इसमें किसी वस्तु में एनर्जी स्टोर हो उसे कहेंगे संचित ऊर्जा। लेकिन गतिज ऊर्जा जो है एक स्टोरेज एनर्जी नहीं है, संचित ऊर्जा नहीं है। क्योंकि कोई वस्तु जब गति करती है तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उसमें एक संचित ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसके बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि वस्तु जब गति करेगा तब ही गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये अदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उससे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होती है, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग SI मात्रक के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इसे KE से करते हैं इंडिकेट। ठीक है, या हम लोग K से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इक्वल टू m × v² होंगी।
एम क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु का वेग है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध क्या होगी, रिलेशनशिप क्या होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी के ई और मोमेंटम के बीच संबंध, ठीक है। हम लोग मोमेंटम को पी से करते हैं इंडिकेट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को के ई से, मोमेंटम को पी से करते हैं इंडिकेट। अब इसके बीच संबंध निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे भी याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m का संबंध होते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, ठीक है। या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू वी भी दोस्तों मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हाफ इंटू एम वी स्क्वायर दोस्तों, तो इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एम इंटू वी। तो एम वी की जगह में हम लोग पी लिख सकते हैं, बोलिए। तो 1/2 पी इंटू वी, ठीक है दोस्तों। उसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। आपने सीखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है। आपने सीखा उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू वी भी लोग कर सकते हैं दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m कैसे आया, इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी है, तो वी इक्वल टू पी बाई एम लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। तो 1/2 एम वी की जगह में हम लोग पी बटे एम लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर एक एम कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा यहाँ पर पी स्क्वायर बाई 2m। देखिए दोस्तों मैंने ड्राइव भी कर दिया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 pm कैसे होगा, मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का एसआई मात्रक जो एनर्जी का जो मात्रक है, ऊर्जा का जो मात्रक है, वही मात्रक काइनेटिक एनर्जी का होगा। यानी एसआई मात्रक होते हैं, एसआई यूनिट होगा दोस्तों जूल होंगी। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में अर्घ होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m आपने जाना, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर आपने जाना, ठीक है। अब कुछ लोग संबंध निकालते हैं दोस्तों, ताकि एग्जाम से में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यदि m का मान, m को कांस्टेंट लग दिया जाए, m को कांस्टेंट यानी नियत हो जाए, m जो है मास दरमान नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब रिलेशनशिप क्या बनेगा। देखिए यदि मास जो है कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, मास जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा मेरा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होंगे संवेग का स्क्वायर का दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। यदि संवेग ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास बराबर है, मास कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा होगा,
संवेग ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, संवेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। देखिए यदि m कोशेंट हुआ, यदि इसमें m दोस्तों कोशेंट हो जाए इसमें, तो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होंगे v स्क्वायर, वेग का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होंगे। इसे भी याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का वेग ज़्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। दोस्तों देखिए किसी का स्पीड ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह कितना वेग से गतिशील है, यदि ज़्यादा वेग से गतिशील होगा तो वे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। उसका वेग कम होगा दोस्तों, उसका वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं यदि संवेग कोशेंट हो जाए, संवेग देखिए यदि p का मान यानी संवेग क्या हो जाए, कांस्टेंट, ठीक है, यानी नियत हो जाए दोस्तों, उस केस में क्या होगा, यदि संवेग के मान बराबर हो जाए, किसी दो वस्तु का संवेग बराबर हो जाए और आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। देखिए यदि संवेग के मान यदि कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, संवेग का मान कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे मास का यानी द्रव्यमान का। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए यानी के ई कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, यानी नियत हो जाए, गतिज ऊर्जा नियत हो जाए। यदि गतिज ऊर्जा दोस्तों नियत हो जाएगा, गतिज ऊर्जा देखिए यदि गतिज ऊर्जा नियत हो जाए, गतिज ऊर्जा कांस्टेंट हो जाएगा तो रिलेशनशिप बनेगा कि संवेग का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होते हैं मास का, संवेग का स्क्वायर जो है मास का प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा समान हो जाए, दो वस्तु का गतिज ऊर्जा समान हो जाए तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका संवेग कम होगा। दोस्तों इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल रूट अंडर m। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसे याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो और बहुत कम समय में दोस्तों इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे देखिए यदि किसी वस्तु में, किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट, दोस्तों क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाए तो उसका वर्क डन भी दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। वर्क डन किसी वस्तु का कार्य, किसी वस्तु का कार्य भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो दोस्तों तो कार्य भी इंक्रीज कर जाएगा। यदि कार्य इंक्रीज करता है तो कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कार्य पॉजिटिव होगा। और कार्य जब पॉजिटिव है तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु जो है बल की दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं वस्तु बल की दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, यदि देखते हैं यदि किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाए यानी कम हो जाए, किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी घट जाए दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, वर्क डन भी दोस्तों क्या होगा, वर्क डन भी घट जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन भी दोस्तों क्या होगा, वर्क डन यानी कार्य दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा।
यदि वर्क डन दोस्तों डिक्रीज होगा तो वर्क का मान जो है नेगेटिव हो जाएगा। वर्क का मान दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। वर्क का मान नेगेटिव हो जाएगा और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, वस्तु बल के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इसका मतलब हुआ वस्तु बल की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको समझना है, याद नहीं करना है, ताकि आपको हमेशा के लिए दोस्तों याद रहे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दौड़ती हुई कार हो गया, है ना, घूरता हुआ पंखा हो गया, सब क्या दोस्तों गति कर रहा है। ठीक है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है दोस्तों, तो हवाई जहाज एक गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, सड़क पर गाड़ी चल रही है, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, किसी भी पिंड पर क्रियाशील बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होते हैं। देखिए, किसी वस्तु में क्रियाशील बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड के गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के समान होते हैं। ठीक है, परिवर्तन के समान होते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे W = डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इसे दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, W = ½ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग सीख लेते हैं, ताकि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F × S होंगे, इक्वल टू डेल्टा के दोस्तों क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, देखिए वर्क डन = F × S होता है। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं नंबर 1 में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रोपोर्शनल होंगे डिस्प्लेसमेंट का, यानी S का। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रोपोर्शनल होंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समानुपाती होंगे डिस्प्लेसमेंट का, यानी विस्थापन का। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, एक फॉर्मूला दोस्तों मैंने बताया था गति के समीकरण में, कि गति का समीकरण में दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था S = ut + ½ दोस्तों मैंने बताया था। यदि प्रारंभिक वेलोसिटी का मान यदि 0 हो जाए, तो S = ½ × at² होगा, यानी S प्रोपोर्शनल होंगे t² का, विस्थापन समानुपाती होंगे टाइम का स्क्वायर का दोस्तों। तो विस्थापन के जगह में t² दोस्तों लिख सकते हैं, यस हम लोग लिख सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समानुपाती होंगे t², यानी काल का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है समानुपाती होंगे t² का। t को दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काल का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से क्वेश्चन आया था कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो काल का स्क्वायर का समानुपाती होंगे, यानी टाइम का स्क्वायर का समानुपाती होंगे दोस्तों।
इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे, यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे। दोस्तों देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, किसी वस्तु में आकार, स्वरूप या आकृति या पृथ्वी की ऊंचाई के कारण उत्पन्न ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यदि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है कि कोई वस्तु गतिशील हो, गतिशील वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मतलब दोस्तों किसी वस्तु के स्थितिज में परिवर्तन से उत्पन्न संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। संचित ऊर्जा क्या होती है? स्टोरेज एनर्जी, किसी वस्तु में जो ऊर्जा स्टोरेज हो। पक्षी जो है किसी भी छत में बैठा हुआ है या किसी भी वायर में दोस्तों बैठा हुआ है, पक्षी किसी भी वायर में दोस्तों बैठा हुआ है, तो ये जो पक्षी है उसमें भी दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि पक्षी जो है धरती से ऊपर में बैठा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। यदि किसी रबर को लेते हैं कि एक क्या रबर है, रबर को लोग घिसते हैं तो वस्तु में क्या इलास्टिक है। किसी वस्तु में इलास्टिक का कैसा गुण पाया जाता है कि यदि किसी वस्तु में यदि बाहरी फोर्स लगाने पर वे अपने आकृति का करती है विरोध। जब इसे छोड़ देंगे तो ये पूर्ण अवस्था में आ जाता है, इसी को इलास्टिक बोलेंगे। और इसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तने हुए धनुष में पोटेंशियल एनर्जी होता है। धनुष को जब वो तानते हैं तो दो धनुष में आकार में हो जाता है परिवर्तन। धनुष दोस्तों ऐसा होता है, धनुष दोस्तों ऐसा होगा धनुष। ठीक है, धनुष को दोस्तों लोग खींचते हैं, तानते हैं, तो धनुष में क्या होती है? आकार में दोस्तों हो जाता है परिवर्तन। और इसमें संचित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ऊंचाई में बैठी चिड़िया दोस्तों, पक्षी ऊपर में बैठा हुआ है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऊंचाई पर संग्रहित जल, पृथ्वी से ऊपर में यदि जल संग्रह है, स्टोरेज है, तो उसमें उस संचित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में पाए जाते हैं। जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज में यदि हवाई जहाज दोस्तों उड़ रहा है आकाश में, तो हवाई जहाज दोस्तों गति कर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। और हवाई जहाज जमीन से ऊपर में दोस्तों, तो क्या है उसमें? एक स्थितिज ऊर्जा होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी हवाई जहाज में, उड़ती हुई हवाई जहाज में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है। ठीक है, चलती हुई ट्रेन में बैठी यात्री दोस्तों, यदि चलती हुई ट्रेन में यात्री बैठा हुआ है, तो यात्री क्या है? वो भी गति कर रहा है और वह धरती से ऊपर में है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक अदिश राशि है। U = mgh होते हैं। U = mgh इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, और U जो है, U से करते हैं इंडिकेट। U जो है प्रोपोर्शनल होंगे हाइट का, ऊंचाई का। जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना ऊंचाई कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना है दोस्तों कम होगा। ठीक है, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा होती है। तो दोस्तों संचित ऊर्जा होती है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा नहीं है दोस्तों। मैंने बताया था यदि गतिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा होती है, क्योंकि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और क्रियाशील ऊर्जा नहीं होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई में परिवर्तन होने पर पोटेंशियल एनर्जी में दोस्तों परिवर्तन होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है समानुपाती होते हैं ऊंचाई का, पोटेंशियल एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होते हैं हाइट का। यदि हाइट में परिवर्तन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में भी परिवर्तन होंगे। यानी हाइट ज़्यादा होगा दोस्तों तो
पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होंगी। जितना ज़्यादा ऊंचाई में वस्तु होगा उसका उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। और धरती में पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे कहेंगे हिंदी में प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। नंबर 2 में होगा दोस्तों विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 3 में होंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या होगा कि प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा। नंबर 2 में होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 3 में होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इस सबसे पहले आप समझिए कि इलास्टिक क्या होती है। इलास्टिक क्या होती है इसके बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्ष पदार्थ का वह गुण, प्रत्यक्ष पदार्थ का वह गुण या किसी वस्तु में एक ऐसा गुण पाया जाता है। ठीक है, यदि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स लगा दिया जाए तो वे अपने आकार में, अपने प्रकार में परिवर्तन करने का करती है विरोध। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेंगे तो वे अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसी को इलास्टिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, रबर, मेरे पास देखिए दोस्तों एक रबर है। ठीक है, रबर क्या है, एक वस्तु है। इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स रबर पर लगाते हैं यानी रबर को हम लोग खींचते हैं, तो रबर को खींचते हैं तो ये अपने आकृति में परिवर्तन होने का करती है विरोध। देखिए, जब हम रबर में लगाते हैं फोर्स तो ये अपने आकृति में परिवर्तन होने का करती है विरोध। रबर को हम लोग खींच लिए। जब हम रबर से एक्सटर्नल फोर्स को हटा लें तो रबर अपने ही अवस्था में, अपने ही पूर्व अवस्था में दोस्तों आ जाएगा। देखिए, आ गया। रबर पहले ऐसा था, वैसा ही आ गया, वैसा ही आ गया। ठीक है, रबर क्या किया, अपने अवस्था को परिवर्तन करने का करती विरोध। इसी को दोस्तों हम लोग इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग को दोस्तों खींचिए। ठीक है, स्प्रिंग को यदि खींचते हैं, स्प्रिंग में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। स्प्रिंग लिए दोस्तों, स्प्रिंग में एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो स्प्रिंग में क्या है, पहले अपने अवस्था में था। जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो स्प्रिंग में खिंचाव आ गया। अब जब इसे छोड़ देते हैं तो ये अपने पूर्व अवस्था में दोस्तों आ जाता है। इसी को तो इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें संचित ऊर्जा को क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। आकार में परिवर्तन होने के बाद उत्पन्न संचित ऊर्जा को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इलास्टिक क्या होती है, एक ऐसा गुण होता है वस्तु में जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद अपने आकृति में परिवर्तन होने का करती है विरोध। अपने आकार में, अपने आकृति में परिवर्तन करने का करती है विरोध। जब एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेंगे तो अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है। जैसे दोस्तों मैं रबर का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये रबर का एग्जांपल दिया था, स्प्रिंग का एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, देखिए इसे देखिए, वस्तु की आकृति या विन्यास, आकृति या विन्यास के कारण उत्पन्न संचित ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। के क्या है, के प्रत्यक्ष नित्यांक है दोस्तों, प्रत्यक्ष नित्यांक है। और एक्स क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष विस्थापन है, प्रत्यक्ष विस्थापन है। जैसे ये रबर लिए, ठीक है दोस्तों, ये रबर को यदि लगाते हैं फोर्स, रबर में खिंचाव आएगा, कितना लंबाई तक इसमें खिंचाव आया उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष विस्थापन बोलेंगे। और प्रत्यक्ष नित्यांक के कहते हैं।
इसका फॉर्मूला होगा यू इक्वल टू के, यू इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू इसका स्क्वायर। इसे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है स्प्रिंग में खिंचाव, कुछ एग्जाम्पल है स्प्रिंग में खिंचाव। नंबर 1, नंबर 2 घड़ी में चाबी भरना। घड़ी में भी चाबी भरना दोस्तों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। घड़ी में चाबी भरना, घड़ी में चाबी भरना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आवेश के कारण निकाय में संचित ऊर्जा को बोलेंगे। विद्युत से आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक से समझ में आ रहा है, इसमें आवेश होगा, ठीक है। इसमें आवेश होते हैं, आवेश होते हैं। आवेश क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आवेश क्या होती है। किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करती है, उसके विपरीत दिशा में आवेश का फ्लोइंग होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आवेश के कारण निकाय में संचित ऊर्जा। आवेश के कारण निकाय में, निकाय मतलब सिस्टम होता है, आवेश के कारण निकाय में संचित ऊर्जा को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। देखिए, दो आवेश समान आवेश रहेगा, समान आवेश। देखिए दोस्तों, समान आवेश में क्या होती है, देखिए समान आवेश में होगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण होती है। समान आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण। और असमान आवेश में आकर्षित होती है। देखिए, समान आवेश में प्रतिकर्षित और असमान आवेश में आकर्षित होता है। तो प्रतिकर्षित और आकर्षित होने के कारण उसमें संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। देखिए, दो आवेश कण एक दूसरे से आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के कारण संचित ऊर्जा को कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोल देंगे, ठीक है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होंगे और असमान आवेश में आकर्षित होंगे, ठीक है। और प्रतिकर्षण में पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होती है, ठीक है। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, देखिए म्यू इक्वल टू होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दोस्तों 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दोस्तों इसका मान होता है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होती है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला हो दोस्तों -G इंटू M1 इंटू M2 बटे में R होता है। जी का जो वैल्यू होगा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर का दोस्तों जी का मान होता है। देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है U इक्वल टू -G इंटू M1 इंटू M2 बटे में R। जी का वैल्यू 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होते हैं। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। देखिए, पृथ्वी तल में पोटेंशियल एनर्जी यानी U का मान दोस्तों 0 होता है। पृथ्वी तल पर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी के मान 0 होता है, इसे याद रखिएगा। ये दोस्तों देखिए, इसके बाद गुरुत्वीय विभव
ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए इसे यू से करते हैं इंडिकेट। यू इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है इंटू विभव, गुरुत्वीय विभव। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दोस्तों एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बन सकता है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा बराबर क्या होगा, U इक्वल टू m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय विभव। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से कुछ संबंधित और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए एक धरती है, क्या है दोस्तों, अर्थ है, और ये अर्थ से कोई वस्तु को ऊपर की ओर हम लोग फेंकते हैं। अर्थ से पृथ्वी से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं। जैसे देखिए वस्तु को हम लोग फेंक रहे हैं दोस्तों, वस्तु यहाँ पर आके रुक गया। वस्तु को दोस्तों फेंकते हैं, ये वस्तु है दोस्तों, क्या है, वस्तु या कोई पिंड है। ठीक है, तो एक महत्तम ऊंचाई है दोस्तों, ये क्या है, एक महत्तम ऊंचाई है। ये क्या दोस्तों, एक महत्तम ऊंचाई है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, मध्यम बिंदु। और दोस्तों क्या है, सतह है, पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सतह है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों को बताना है कि वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हर पॉइंट में। ठीक है, यदि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंके हैं तब। ठीक है दोस्तों, वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकें तो यहाँ पर जो महत्तम ऊंचाई होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के मान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी, सबसे ज़्यादा होगा इस पॉइंट पर, महत्तम ऊंचाई पर। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के मान, दोस्तों जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के मान क्या होगा, जीरो, महत्तम ऊंचाई पर। ठीक है, लेकिन मध्यम बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मान दोनों दोस्तों बराबर होगा। ठीक है, और इस धरती पर पोटेंशियल एनर्जी के मान जीरो हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के मान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर मध्यम बिंदु के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी के मान ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी से, और मध्यम बिंदु के जस्ट नीचे में पोटेंशियल एनर्जी के मान कम होगा काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है दोस्तों, यानी काइनेटिक एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब दोस्तों वस्तु को ऊपर से, व्यक्ति खड़ा है, वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर दोस्तों गिराते हैं। ठीक है, नीचे की ओर हम लोग गिराएंगे तो धरती में काइनेटिक एनर्जी के मान सबसे ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल एनर्जी के मान दोस्तों जीरो होगा। सेम दोस्तों यही बात है। ठीक है, नीचे में धरती की सतह पर पोटेंशियल एनर्जी के मान जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। मध्यम बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी का, और जस्ट इसका नीचे काइनेटिक एनर्जी का मान ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है दोस्तों, अब पोटेंशियल एनर्जी मध्यम बिंदु से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी का मान ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन महत्तम यहाँ पर दोस्तों इसको मान लीजिए महत्तम ऊंचाई। ठीक है, ये क्या है, महत्तम ऊंचाई है। महत्तम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी के मान सबसे ज़्यादा होगा,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी के मान दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंस है, धरती की सतह में पोटेंशियल एनर्जी के मान 0 होता है। धरती की सतह में पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मान दोस्तों ज़्यादा होगा। ये दोस्तों गुरुत्वीय बल के कारण होती है, ये गुरुत्वीय बल के कारण होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वस्तु को धरती से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य वस्तु में एक ऊर्जा संचित हो जाती है। यही संचित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, देखिए वस्तु को धरती से ऊपर ले गए तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा और इसी वस्तु में एक ऊर्जा संचित हो जाती है, इसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो महत्तम ऊंचाई में सबसे ज़्यादा होता है। मध्यम बिंदु पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होगा और पृथ्वी की सतह में पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। और मध्यम बिंदु से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का मान ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी से, और मध्य बिंदु के जस्ट नीचे में पोटेंशियल एनर्जी के मान कम होंगे काइनेटिक एनर्जी से। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।